Hello friends, my name is Sasi Sekhar and we will analyze today's newspaper. Today is 22nd March 2024. There are no big topic today which are relevant for UPSC examination. So I have selected two topics. World Water Day. Today is 22nd March and it is celebrated as World Water Day. And second topic is Agni Missile with MIRV technology. पहला टॉपिक जो है वर्ल्ड वाटर डे, वो हमें बताएगा कि क्या इंडिया में प्रॉब्लम है और उसके क्या सॉल्यूशन है। दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे कि इंडिया कैसे कुछ देशों में शामिल हो गया है MIRV टेक्नोलॉजी को यूज करके। अब एक एक करके दोनों आर्टिकल को एनालाइज करते हैं। ये टॉपिक जो है वर्ल्ड वाटर डे वाला, ये यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में इम्पोर्टेंट है। आज वर्ल्ड वाटर डे है 22 मार्च 2024 को, और ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का, जो हर साल इसे ऑब्जर्व कर रहा है 1993 से। तो इस तरीके से 2024 का जो वर्ल्ड वाटर डे है वो 31st वर्ल्ड वाटर डे है, और इसका थीम जो है, इस थीम है लेवरेजिंग वर्ल्ड वाटर फॉर पीस। लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम के अंडर में यूनेस्को ने डेवलप किया है प्रोग्राम। फ्लैगशिप स्कीम है एक यूनाइटेड नेशन वाटर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, उसी का एक पार्ट होगा। यूनेस्को के द्वारा लीड किया जाएगा इसे। इंडिया में ढेर सारे प्रॉब्लम है वाटर क्राइसिस को लेके, उसके बारे में इस आर्टिकल के राइटर ने लिखा है, जिसे फिजिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताते हैं, जो किस बेसिस पे बताया गया है, रैपिड अर्बनाइजेशन के बेसिस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बेसिस पे, अभी प्रेजेंट में जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है उसके बेसिस पे, इरेटिक रेनफॉल पैटर्न के बेसिस पे, वाटर ओवर यूज और इनसफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के बेसिस पे, पॉल्यूशन जो अभी प्रेजेंट में है। अभी प्रेजेंट रिपोर्ट आया है जिसमें इंडिया के मैक्सिमम सिटी वाटर पॉल्यूटेड दिखाए गए हैं, और इंडिया का कैपिटल जो है न्यू दिल्ली, उसे सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल बताया गया है। फिर उसके बाद वाटर क्राइसिस के और क्या रीजन है, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस एमोंग स्टेक होल्डर, और हाई रन ऑफ है। जब रेनफॉल हाई होते हैं तो रन ऑफ के तौर पे वो वाटर ड्रेन हो जाता है, जिसके द्वारा सॉइल इरोजन भी होता है और सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। वाटर इकोसिस्टम जो है, वाटर स्कार्सिटी के रीजन से क्या होता है, पुअर फंक्शनिंग होती है इकोसिस्टम की, और ये थ्रेट किसको करता है, फूड और वाटर सिक्योरिटी को, जो अंत में जाके पीस को अफेक्ट करता है, सोसाइटी में होने वाले पीस को अफेक्ट करता है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से 17 कंट्री फेस कर रहे हैं एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस, जो थ्रेटनिंग है किसी भी रिजल्ट में, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट, पीस एमोंग द पीपल। इंडिया इसका एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो ऑलरेडी इतना लो है कि इंडिया वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है, और ये फर्दर रिड्यूस होकर 1341 क्यूब मीटर रह जाएगा। कब तक, 2025 तक, यानी कि आज से 1 साल बाद तक की ये एक्सपेक्टेशन दिखाया गया है। फिर उसके बाद 1140 क्यूबिक मीटर रह जाएगा 2050 तक। फिर इसके अलावा वाटर यूज पैटर्न जो है इंडिया में, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। वाटर यूज पैटर्न जो है इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर यूज जो होता है एग्रीकल्चर में होता है 72%। फिर उसके बाद हमारे हाउस होल्ड वाटर प्रयोग में आते हैं, जिसको म्यूनसिपालिटी यूज कहते हैं। फिर उसके बाद 12% जो होते हैं वो इंडस्ट्री में यूज होता है। प्रत्येक स्टेट में और मेन सिटीज़ में जो है वाटर ग्राउंड टेबल जो है वो डिप्लीट कर रहा है,
यानी कि जो एक और प्रॉब्लम इंडिया में है वो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है। ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को हम देखते हैं तो रेशियो जो है ग्राउंड वाटर कंजप्शन टू अवेलेबिलिटी, उसमें पंजाब में जो है, पंजाब में 172% है, यानी कि जितना वाटर अवेलेबिलिटी है उसका कंजप्शन उससे कहीं ज़्यादा है, 172% है। वही राजस्थान में 137% है, न्यू दिल्ली में 137%, हरियाणा में 133%। जबकि इसके विपरीत तमिलनाडु में जो रेशियो है ग्राउंड वाटर कंजप्शन टू अवेलेबिलिटी उसमें 77% है, उत्तर प्रदेश में 74% है, गुजरात में 67%, मध्य प्रदेश में 57% और महाराष्ट्र में 53% है। मोस्ट ऑफ द पेरिनियल रिवर और स्ट्रीम जो है वो इंटरमिटेंट फ्लो करते हैं, रुक रुक के फ्लो करते हैं, जिससे जो ड्राई डे होता है, रन जो होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द डेज जो होते हैं साल में उसमें ये ड्राई ही फ्लो करते हैं। खासकर अप्रैल मई का एरिया, अप्रैल मई के मंथ में ये एरिया हमेशा ही ड्राई रहते हैं। ये प्री मानसून पीरियड है। इससे जो होती है लेस वाटर अवेलेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए। वाटर बॉडीज इंडिया में तो ढेर सारे हैं और उनसे इरिगेशन पोटेंशियल कवर होते हैं। जैसे इंडिया में वाटर बॉडी एस्टिमेट किया गया है कि 5,56,601 5,56,601 वाटर बॉडीज हैं, जिसका इरिगेशन पोटेंशियल कवर करता है 62,71,180 हेक्टेयर्स। लेकिन इन अप्रोप्रिएट कैचमेंट ट्रीटमेंट मेजर्स की वजह से, पुअर डिजाइन की वजह से, फिर पुअर मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बॉडीज़ की वजह से ये रिजर्वर वाटर बॉडीज और वेटलैंड जो है ये उनकी सिल्टिंग हो जा रही है, नीचे वाले एरिया में सिल्टिंग हो जा रही है, जिससे ये रिड्यूस हो जा रहा है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी और इनकी इफ़िशियंसी भी कम हो जा रही है। मोस्ट ऑफ एरिया में जो है एक और प्रॉब्लम जो इस आर्टिकल में बताया गया है, ट्यूबवेल डेंसिटी जो है, हाई ट्यूबवेल डेंसिटी है और इनका नेटवर्क भी इंक्रीज कर रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज जो है अब ज़्यादा हो रहा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तुलना में। मतलब कि हम ग्राउंड वाटर ज़्यादा निकाल रहे हैं और उसमें वाटर रिचार्ज की कैपेसिटी बहुत ही स्लो है, जबकि हम वाटर जो उसमें से डिस्चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ही फास्ट है। ये क्या होता है कि सीवरेज वाटर और सोर्स ऑफ द ग्रे वाटर इनटू वाटर टेबल और रिवर इज कॉजिंग डिटेरिएशन इन वाटर क्वालिटी। सीवर वाटर जो है और दूसरे जो ग्रे वाटर है वो ग्राउंड वाटर को क्वालिटी को डिटेरिएट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। लैक ऑफ द प्रॉपर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट of rain-fed region in India which comprises over 48% लैंड एरिया। हमारा रेन फेड एरिया बताया गया है कि यहाँ पर 48% है टोटल लैंड एरिया का, जो ग्रोस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 45% कंट्रीब्यूट करता है। उसमें भी ये प्रॉब्लम करते हैं ये ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज जो है वो हाई होने की वजह से। ट्रेडिशनल इंडिजिनस एंड नेक्स्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा। सॉइल हेल्थ एंड कंजर्व करना होगा वाटर के लिए। इसको एक बार और देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक तो फिजिकल और इकोनॉमिक आ रहे हैं, जिसमें ढेर सारे मल्टीपल फैक्टर बताए गए हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, फिर क्लाइमेट चेंज, इरेटिक रेनफॉल पैटर्न, वाटर ओवर यूज, इनसफिशियंट वाटर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रन अप ड्यू टू हाई रेनफॉल। और हमारे वाटर सिक्योरिटी को क्या थ्रेट है? पुअर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, थ्रेटनिंग फूड वाटर सिक्योरिटी एंड पीसफुल सोसाइटी। इंडिया में वाटर की अवेलेबिलिटी हमने देखा ही है कि कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जा रहा है। वाटर यूज पैटर्न जो है इंडिया में 72% जो हम वाटर विड्रॉल करते हैं
वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, 16% म्यूनसिपैलिटीज़ में यूज होता है, हाउस होल्ड और सर्विस सेक्टर में, और 12% जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। ग्राउंड वाटर टेबल की जो प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर कंजप्शन टू अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट स्टेट, पंजाब में जो है 172%, राजस्थान में 137%, दिल्ली में 137%, हरियाणा में 133%, लेकिन कुछ राज्यों में ये कम है, जैसे कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जो हाई ट्यूबवेल डेंसिटी है उससे हम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हाई हो गया है ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तुलना में, कोई प्रॉपर सरफेस और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट भी नहीं है। फिर इसका हम वाइटल सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इसे ग्राउंड वाटर को बचा सकते हैं या फिर हम वाटर स्कार्सिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आगे राइटर बताते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से लिख रखा है। सॉल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाना होगा दोनों टर्म में, एक तो क्वांटिटी के टर्म में, एक क्वालिटी के टर्म में, और ये ब्लू और ग्रीन वाटर के थ्रू होगा। ब्लू और ग्रीन वाटर का मतलब एक ओशन वाटर हो गया और ग्रीन वाटर जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक इन सीटू और एक सीटू। इन सीटू का मतलब जहाँ पे रेनफॉल ड्रॉप कर रहा है वहीं पे उसे कंजर्व कर लिया जाए, एक सीटू उसे कहीं और ले जाके किया जाए, जैसे ड्रेनेज बना के हम उसे कहीं ले जाके पॉन्ड में या फिर तालाब में कर सकते हैं, और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि हमें एक रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा वाटर सिक्योरिटी के अगेंस्ट, ड्रॉट के अगेंस्ट, और रिचार्ज करेगा हमारे इरिगेशन सिस्टम को। हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रमोट कर सकते हैं इफ़िशिएंट वाटर इरिगेशन के थ्रू, ये जो माइक्रो इरिगेशन के थ्रू, और एक अभी प्रेजेंट में बहुत ही फेमस वर्ड चल रहा है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि राइट टाइम पे राइट इनपुट देके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। दूसरे जो वर्क हैं जिससे हम वाटर स्कार्सिटी को एड्रेस कर सकते हैं वो है मॉनिटरिंग ग्राउंड वाटर टेबल, रिक्लेमेशन ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, रिवर एंड वाटर बॉडीज। हम वाटर यूज के प्राइसिंग कर सकते हैं कि कैसे करेंगे, तो मीटर लगा के, वाटर यूज मीटर लगा के हम प्राइसिंग कर सकते हैं। इरिगेशन टेक्निक को एफिशिएंट बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है इंटीग्रेटिंग वाटर रिसोर्सेज विद माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड ऑटोमेशन। फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को, इंस्टॉल कर सकते हैं वाटर मीटर जो मैंने यहाँ बताया। फिर उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन फैला सकते हैं। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी रही है वाटर कंजर्वेशन के लिए, उसमें से इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंदर हमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, गांव के अंदर ही पानी का प्रयोग, ऐसे प्रोविजंस हैं। फिर उसके बाद वाटर शेड मैनेजमेंट बनाने की बात कही गई है। वाटर शेड मैनेजमेंट होता है कि हम ढेर सारे चैनल बना देंगे और उसे वाटर स्टोर करके एक ही यूनिट से बाहर निकालेंगे पानी को, ये वाटर शेड मैनेजमेंट होता है। फिर उसके बाद अमृत सरोवर मिशन, अमृत सरोवर ढेर सारे पॉन्ड बनाने के लिए बोला गया है। फिर जल शक्ति अभियान प्रोग्राम, जिसके अंदर जहाँ पे बारिश का ड्रॉप गिरेगा वहीं पे उसका कंजर्वेशन करना है। ये सब क्या कर रहे हैं, प्रमोट करते हैं वाटर कंजर्वेशन को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, रिजुवेनेशन ऑफ वाटर बॉडी, टैंक एंड वेटलैंड्स को, और ये बोरवेल जो ग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज करने में मदद करते हैं। वाटर शेड डेवलपमेंट भी करते हैं और एफॉरेस्टेशन को भी प्रमोट करते हैं। ये इतने पॉइंट थे इसके अंदर। फिर इसी वर्ल्ड वाटर डे पे एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है जो जीएस पेपर 1 में इम्पोर्टेंट होगा, कि हाउ वाटर इनसिक्योरिटी अफेक्ट्स वीमेन। वीमेन को कैसे वाटर इनसिक्योरिटी अफेक्ट कर रहा है।
यूपीएससी के पेपर में अक्सर क्रॉस ओवर क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो सिलेबस GS 3 का दिखता है लेकिन उसे GS 1 में पूछ देता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि वो सोसाइटी में कैसे इम्पेक्ट डाल सकता है, उसी तरह ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है मेंस पेपर में। इसको देख लेते हैं। इस एक नेशनल सैंपल सर्वे के 78th राउंड मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे में बताया गया है कि 41% जो यूज है रूरल हाउस होल्ड में वो लैक करता है एक्सेस ऑफ सेफली मैनेज्ड ड्रिंकिंग वाटर विद इन दियर हाउस होल्ड। और जियोग्राफिकल डिस्पैरिटी जो है हाउस में एक टू एक्सेस सेफ वाटर थ्रू डिक्लाइनिंग एंड कंटिन्यू टू परसिस्ट, ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। और डिस्टेंस जो है प्रिंसिपल ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस करने के लिए हाउस होल्ड से वो फॉल कर गया है 0.2 से लेके 1.5 किलोमीटर तक, यानी कि पहले 0.2 किलोमीटर पे ही ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबल होता था किसी हाउस होल्ड को, लेकिन अब ये एवरेज बढ़ के हो गया है 1.5 किलोमीटर और उससे भी ज़्यादा। इंडिया जो है 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन को अपने घर पे जगह देता है, लेकिन वाटर में जो शेयर है इंडिया का वो लेस देन 5% है। कुछ एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि लैक ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर कैन कॉज कंसिडरेबल स्ट्रेस एमोंग हाउस होल्ड। उसमें से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वाटर कलेक्शन जो है टिपिकली परसिव्ड इन जेंडर एक्टिविटी। हमें पता है कि इंडिया एक रूरल इकोनॉमी होने की वजह से लगभग 65% पॉपुलेशन जो गांव में रहती है उसमें ज़्यादातर वीमेन वर्क करती हैं, हाउस होल्ड वर्क। इसीलिए अगर वाटर की जो प्रॉब्लम आती है तो वो जेंडर एक्टिविटी पे बर्डन होगा। वीमेन को बाहर से वाटर कलेक्ट करने के लिए आना पड़ेगा, वीमेन और गर्ल को। इससे क्या होगा कि वाटर इनसिक्योरिटी अफेक्ट करेगा वीमेन के एवरीडे लाइफ को, जैसे कि हाउस होल्ड डायनेमिक्स को, सोशल रिलेशनशिप को। ये अफेक्ट कर सकता है चाइल्ड के स्कूल अटेंडेंस को, फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस को। वुमेन आल्सो फेस जेंडर बेस्ड वायलेंस ड्यूरिंग द कम्यूट फॉर द वाटर कलेक्शन। जब वो वाटर कलेक्ट करेगी तो जेंडर बेस्ड वायलेंस भी हो सकता है और वो एडवर्स इम्पेक्ट डालेगा उनके मेंटल हेल्थ पे। रिसर्च ये भी सजेस्ट करते हैं कि एडुकेट वाटर की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से ओपन डेफिकेशन को प्रमोशन मिलता है, जो आगे चलकर ये भी एक तरीके से डिजीज कॉज कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है उस एरिया में। इसके अलावा हेल्थ इम्पेक्ट जैसे कि डायरिया, टाइफाइड और कोलेरा जैसे बीमारी भी फैल सकते हैं ओपन डेफिकेशन की वजह से। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वीमेन की उसको भी इम्पेक्ट डालेगा और ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी डालता है। ये सारे फैक्टर ओपन डेफिकेशन से रिलेटेड बताए गए हैं यहाँ पे। और ये सेक्सुअल वायलेंस को भी प्रमोट कर सकता है उस एरिया में, ओपन डेफिकेशन वीमेन के अगेंस्ट। जल जीवन मिशन और नेशनल वाटर मिशन जो है वो इम्पोर्टेंट शिफ्ट है पॉलिसी में वाटर मैनेजमेंट के लिए। जल जीवन मिशन इनेबल करता है ड्रिंकिंग वाटर थ्रू हाउस होल्ड टैप कनेक्शन और रिड्यूस करता है वीमेन को और उन्हें प्रोवाइड करता है गेनफुल एक्टिविटीज़, जैसे कि वो वाटर कलेक्शन के लिए बाहर जाती हैं उनके जगह पे वो अगर उन्हें हाउस होल्ड टैप वाटर मिल जाता है तो उस टाइम को वो कहीं और गेनफुल एक्टिविटीज़ में यूज कर सकती हैं। और ये प्रोग्राम आल्सो मेजर्स इंक्रीज प्रैक्टिस ऑफ वीमेन इन कम्युनिटी इंगेजमेंट इंक्लूडिंग ग्राम पंचायत एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिविटी। प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है एम्पावर वीमेन बाय इंकरेजिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पानी समिति कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम एट विलेज लेवल। जबकि जल जीवन मिशन जो है वो रिकमेंड करता है कम से कम 5 महिलाएं प्रत्येक गांव से ट्रेन की जाए वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए पीरियोडिक तरीके से, मतलब कि समय समय पे।
और ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव एम्पावर करता है विमेन को और इंश्योर करता है कि क्वालिटी वाटर सारे रूरल हाउस होल्ड में अवेलेबल हो सके। रिसेंट स्टडी कंडक्ट किया गया है 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, जहाँ पे पाया गया है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर इनेबल करता है अंडर जल जीवन मिशन के अंदर जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है वो रिड्यूस करता है टाइम स्पेंट ऑन कलेक्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम ऑफ प्रेमाइसेस। बाहर जाके पानी कलेक्ट करने की समस्या को में जो समय खर्च होता है उसे कम कर देता है, जिससे वो वीमेन जो है टाइम गेन कर लेती हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था। और उसका यूज कहाँ करती हैं वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट में, बच्चों की स्कूलिंग में, चाइल्ड केयर में। और वुमेन जो इस तरह के वर्क परफॉर्म करती हैं वो एम्पावर इंडिकेटर की तरह काम करता है, उन्हें विमेन एम्पावरमेंट में मदद देता है। उसके मेंटल हेल्थ इंडेक्स पर भी उन्हें अच्छा पाया गया है। इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन, और इम्पेरेटिव जो है ये ज़रूरी है कि इसके लिए अपहोल्ड अ पॉलिसी इन्वायरमेंट दैट मेन स्ट्रीम जेंडर कंसीडर इन वाटर एक्सेस बियॉन्ड रिपोर्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ इन टर्म्स ऑफ वाटर एक्सेस टू क्वालिटी। ये भी ज़रूरी है कि ये मेजर्स जो है वो अटेंड करें जेंडर्स गोल, ताकि हम रिड्यूस कर सकें ड्रॉप आउट एमोंग स्कूल गोइंग गर्ल्स और रिडक्शन इन इंडेंजरी एमोंग द रूरल वीमेन एंड एक्सटेंड टू विच। हम इसे किस में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, इसका आउटकम क्या देख सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक आउटकम वीमेन के अंदर। ये टॉपिक हम जीएस के पेपर 1 में यूज कर सकते हैं, जिसमें सोसाइटी सब्जेक्ट आता है। इसके अलावा एक और एडिटोरियल छपा था जिसमें न्यू कैपेबिलिटी के बारे में बताया था। इंडिया ने अभी रिसेंटली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसमें इंडिया ने MIRV टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। इसी के बारे में ये एडिटोरियल छपा था, और ये एडिटोरियल बताता है कि कैसे MIRV सिस्टम जो है इंडिजिनस एवियोनिक सिस्टम है और हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेज इंश्योर करता है कि हम री एंट्री व्हीकल को टारगेट पॉइंट तक एक्यूरेटली पहुंचा सकें। तो इसके बारे में मैंने पॉइंट बना दिया है। अग्नि 5 मिसाइल जो है MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, और इसका ऑपरेशनल रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर है, और इसकी हाइट जो है अग्नि 5 मिसाइल की 17 मीटर है, 17 मीटर इसकी हाइट है, और ये 3 स्टेज से होके गुजरता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। MIRV का पूरा नाम पूछ सकता है, स्टेट PCS में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। MIRV का पूरा नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, और ये टेक्नोलॉजी अलाउ करता है सिंगल मिसाइल कैरी करने के लिए। एक सिंगल मिसाइल जो होता है वो मल्टीपल वारहेड कैरी कर सकता है, और प्रत्येक वारहेड जो है कैपेबल है अपने डिफरेंट टारगेट तक पहुंचने के लिए। एक मिसाइल, ढेर सारे वारहेड, और ये वारहेड अपने अपने डिफरेंट टारगेट तक पहुंच सकते हैं। और इस टेस्ट के साथ इंडिया जो है कुछ कंट्री में शामिल हो गया है। कुछ कंट्री कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, रसिया है, फ्रांस है और चाइना है। और ये डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ MIRV टेक इज क्लोजली गार्डेड सब्जेक्ट है। MIRV क्या है मैंने यहाँ पे पढ़ लिया आप लोगों ने, फिर उसके बाद इसका क्या सिग्निफिकेंट है इसे देख सकते हैं। इसको राइटर ने बताया था कि ये एक मिसाइल बस की तरह है जो कैरी करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब को और अलाउ करेगा कि ये डिलीवर करे मेनी टारगेट विद जस्ट 1 रॉकेट। इसकी शुरुआत कैसे हुई है इसके बारे में लिखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसने डिप्लॉय किया था मिनटमैन 3 को, जो पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इक्विप्ड विथ 3 वारहेड इन 1970। 1970 में 3 वारहेड के साथ इक्विप था मिनटमैन 3, जो क्या था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
इसको यूज किया गया था, ये यूज किया था पोसीडोन को, जो पहला MIRV इक्विप्ड सब मरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल था। और इसकी मैक्सिमम वार हेड कैपेसिटी जो थी 10 थी, प्रत्येक मिसाइल की इसमें 10 थी। इसी को फॉलो करते हुए सोवियत यूनियन, जो प्रेजेंट में रसिया है, उसने अपना खुद का MIRV लेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप किया 1970s में ही। और सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के हिसाब से रसिया में जो MIRV लेड मिसाइल जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैरी कर सकता है अप टू 16 वारहेड, यानी कि 16 वारहेड एक ही मिसाइल पे कैरी किया जा सकता है, और ये 16 डिफरेंट टारगेट को अचीव कर सकता है। और ये सेपरेट री एंट्री व्हीकल की तरह काम करता है प्रत्येक वारहेड। और कुछ MRV मिसाइल जो होते हैं अटैक कर सकते हैं टारगेट को जो 1500 किलोमीटर तक दूर हो। इसके अलावा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम भी इस टेक्नोलॉजी को ओन करते हैं। चाइना भी रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, और डेवलप कर रहा है और MIRV टेक्नोलॉजी को, जो इसके वारहेड का नाम है DF-5B इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया का जो अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया है उसका नाम रखा गया था मिशन दिव्य अस्त्र। ये किसके द्वारा कैरी किया गया था? DRDO के द्वारा। कहाँ से? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा में, जहाँ पे नंबर ऑफ री एंट्री व्हीकल बिंग मॉनिटर बाय सेवरल टेलीमेट्री एंड रडार स्टेशन। मिशन कंप्लीट कर लिया अपने प्री डिटरमाइंड गोल को। जैसा कि पहले ही वो एडिटोरियल में लिखा हुआ था, हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेज और नेटिव एवियोनिक सिस्टम को यूज किया गया है MRV सिस्टम में, जो गारंटी देता है री एंट्री ऑफ व्हीकल अराइव एट टारगेट लोकेशन विद अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। कैपेसिटी जो है इंडिया एक्सपेंड कर रहा है इस टेक्नोलॉजी में। इंडिया का जो फाउंडेशन है न्यूक्लियर वेपन डेवलपिंग सिस्टम का, वो अग्नि मिसाइल से ही शुरू हुआ है, और ये 5000 किलोमीटर तक पहुंच गया है। हम देख सकते हैं कि ये इंडिया है, इसके 5000 किलोमीटर का रेंज कहाँ तक जा सकता है। मेजर पार्ट ऑफ रसिया जा सकता है, फिर उसके बाद अफ्रीका का कुछ हिस्सा आ सकता है इसके अंदर, जापान आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंडिकेट करता है कि कवर मेजॉरिटी ऑफ चाइना, स्पेशली वाटर रेट इज स्मॉलर। फिर उसके बाद क्या इम्पोर्टेंस है दिव्य अस्त्र का? इंडिया जो कैरिड कर रहा है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट अंडर पोखरण 3 1998 में, तब इंडिया ने 2003 में अनाउंस किया था कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपना, जिसमें बोला था कि वो पहले न्यूक्लियर वार हेड को यूज नहीं करेगा। न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी इंडिया पहला अटैक न्यूक्लियर मिसाइल से नहीं करेगा। फिर उसके बाद अगर इंडिया ऐसे स्थिति में किसी दूसरे के द्वारा अटैक कर दिया जाता है तो इंडिया के पास कुछ ह्यूज काउंटर अटैक करने के लिए होना चाहिए। इसी के बेसिस पे इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वो न्यूक्लियर ट्रायड मेंटेन करेगा तीनों सिस्टम में, तो एयरक्राफ्ट में, मिसाइल में एंड सबमरीन में, ताकि वो वेपन को डिलीवर कर सके। इसी के तहत इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ सबमरीन अरिहंत क्लास का यूज स्टार्ट कर दिया था, और अभी जो टेस्ट किया है MIRV टेक्नोलॉजी, वो उसको इसी मिसाइल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन अभी इसका कोई स्पेसिफिकेशन बाहर नहीं आया है। ये थे आज के आर्टिकल। आज आर्टिकल कम थे।